वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपने क्लास 7 जियोग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाली हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा तो आप एक बार जाओ, उसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आना। ठीक है, तो यार माय फ्रेंड्स, आपको इस डायग्राम के अंदर शो करता है वेदर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सबसे पहले शो कर रखा है आपको थर्मोमीटर, जो कि आपका टेम्परेचर मापने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद गाइस शो कर रखा है आपको आपका बैरोमीटर, जो कि आपकी हेल्प करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने में। ठीक है, उसके बाद शो कर रखा है आपको विंड वेन, जो कि शो करता है कि भाई जो आपकी हवा है वो किस डायरेक्शन में यहाँ पे गाइस मूव कर रही है। ठीक है, उसके बाद शो कर रखा है आपको रेन गो, जो कि आपको हम हेल्प करता है मापने में कि भाई कितनी बारिश आखिर अगर आपके जो एरिया है वहां पे हुई है। ठीक है, तो चलो यार गाइज अब आपको बताते हैं एयर प्रेशर के बारे में। सो यहाँ पे कहता है You will be surprised to know that air above us pressure us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air pressure us from all directions and our body exert a counter pressure. अब यहाँ पे गाइज कह रहा है कि भाई जो हम अर्थ के ऊपर रहते हैं ना, तो जो हवा है हमारे ऊपर, पूरा एटमॉस्फेयर है, वो हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है। जबकि वो प्रेशर हमें गाइज बिल्कुल भी फील नहीं होता। वो फील हमें इसलिए नहीं होता क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो भी अंदर से काउंटर प्रेशर लगाती है। और यार वो प्रेशर जो होता है ना हमारी बॉडी पे हर एक साइड से लगता है, इसलिए वो प्रेशर हमें यहाँ पे गाइज फील नहीं होता। अब कह रहा है एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ अ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। ये भाई जो आपके ऊपर एयर प्रेशर लगाती है ना, हम उसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि भाई जो आपका यहाँ पे आपकी जितनी ज़्यादा आपके ऊपर एयर होगी उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर आ पाएगा। और आपकी जो एयर है वो कहाँ तक है आसमान में, तो उतना ही प्रेशर आपके ऊपर यहाँ पे क्रिएट हो पाएगा। ठीक है, एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे आसमान में, यानी कि आपके स्पेस की तरफ, तो जो आपका प्रेशर है गाइज वो यहाँ पे डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं द एयर प्रेशर इज हायर एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट। कि भाई जो आपका एयर प्रेशर होता है ना सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है और हाइट के साथ में आपका यहाँ पे डिक्रीज होता है। अब कह रहा है हॉरिजेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। अगर आपको हम हॉरिजेंटली बताएं कि भाई इस एरिया में और इस एरिया में आपका एयर प्रेशर क्या रहेगा, तो वो डिफाइन करेगा कि भाई आपकी वहाँ पे जो हवा है वो गर्म है ठंडी है, तो उस बात पे वो चीज़ आपकी यहाँ पे डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद कहता है इन एरिया वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस, दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया। अब जिस एरिया में आपकी जो एयर होगी वो हाई होगी, यानी कि जो आपकी गर्म हवा होगी, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, जो आपका मतलब कि वहाँ पे जो हवा होगी यार वो हीट हो जाएगी, एक्सपेंड करेगी और ऊपर की साइड में मूव करेगी, तो जो आपका प्रेशर है गाइज वो कम पड़ जाएगा। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। अब जो आपका लो प्रेशर होता है वो रिलेट करता है आपके स्काइज से और साथ में जो आपका वेट वेदर होता है उससे। उसके बाद कहता है इन एरियाज हैविंग लोअर प्रेशर द एयर इज कोल्ड। जहाँ पे आपका कम प्रेशर होगा, वहाँ जहाँ पे आपका मतलब कि टेम्परेचर कम होगा, वहाँ पे आपका प्रेशर गाइज हाई हो जाएगा क्योंकि जो आपकी हवा है वो ठंडी हो जाएगी। इट इज़ देयर फॉर हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया। और आपको पता है अगर कोई चीज़ हैवी है तो वो नीचे की साइड में मूव करेगी और हाई प्रेशर एरिया वहाँ पे बना देगी। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काईज। और जो आपका हाई प्रेशर एरिया होता है वो बिल्कुल वहाँ पे साफ वातावरण होता है और आपका स्किनी स्काई होता है वहाँ पे। ठीक है, The air always move from high pressure to the low pressure areas। और आपका जो एयर होती है ना गाइज, उसकी भी एक खास बात होती है कि वो हरदम आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पे मूवमेंट करती है। ठीक है, उसके बाद डू यू नो के अंदर आपको एक बात बताता है और कहते हैं द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। कि भाई जो आपके टेम्परेचर को मापने की आपकी यूनिट होती है वो होती है डिग्री सेल्सियस। इट वॉज इन्वेंटेड बाय द Anders Celsius on the Celsius scale. The water freeze at 0 डिग्री and boils at 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो आपकी इसकी इन्वेंशन की थी वो इन्होंने की थी और यहाँ पे जो आपका पानी होता है ना वो 0 डिग्री पे जम जाता है और 100 डिग्री पे गाइज यहाँ पे वो उबलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो चलो यार उसके बाद आपको आगे बताते हैं डू यू नो के अंदर एक बात और यहाँ पे कह रहा है ऑन दी मून देयर इज नो एयर एंड हैंस नो एयर प्रेशर। कि अगर आप अपने चांद के ऊपर यहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे ना तो हवा है और ना ही फिर कोई वहाँ पे प्रेशर है आपके एयर का। ठीक है, अब कह रहा है एस्ट्रोनॉट हैव टू वियर स्पेशल protective space suit filled with the air when they go to the moon. If they did not wear this space suit, the
काउंटर प्रेशर exerted by the body of the astronauts would make the blood vessel burst, the astronaut would bleed। और यहाँ पे गाइज आप सभी को बता रहे हैं कि भाई जो आपके एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, यानी कि जो आपके अंतरिक्ष में साइंटिस्ट जाते हैं, वो सभी यार क्या करते हैं, अपने स्पेस सूट को पहन के ही आपके चांद के ऊपर उतरते हैं। अगर वो स्पेस सूट को नहीं पहनेंगे तो जो हमारी ब्लड का प्रेशर है ना, वो शरीर को यहाँ पे फाड़ देगा, क्योंकि यार वहाँ पे कोई एयर प्रेशर आपका नहीं होता। उसके बाद डू यू नो के अंदर आपको एक बात और बताता है और कहता है A wind is named after the direction from which it blows। Example, the wind blowing from the west is called the westerly। अब जो आपकी हवा होती है ना, उसका जो हम नाम देते हैं वो हम उस बेस पे देते हैं कि वो हवा आखिर आपकी कहाँ से आ रही है। अब मानो कोई हवा आपकी वेस्ट साइड से ईस्ट की तरफ यहाँ पे फ्लो कर रही है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे वेस्टर्ली, क्योंकि यार जहाँ से आपकी हवा आएगी ना, उस पॉइंट का ही हम हवा से यहाँ पे नाम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चलो गाइज अब बताते हैं आपको विंड के बारे में। अब कहता है द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। कि भाई जो आपकी हवा होती है उसकी हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर की तरफ वो जाती है, उसी चीज को हम यहाँ पे कह देते हैं विंड। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेमेंट और अप्रूव ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। और गाइज यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आपने विंड को देखा होगा, तब कैसे देखते हैं हम, जब भाई आपकी बहुत तेज आंधी वगैरह आ जाती है, जो आपके पेड़ होते हैं वो उखड़ने को हो जाते हैं, जो पत्ते होते हैं वो आपके हवा में उड़ते हैं, तो यार उस टाइम पे हमें साफ साफ दिखाई देती है कि भाई हमारी विंड यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अब कह रहा है समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई बहुत बार जो आपकी हवा होती है जब ठंडी ठंडी यानी कि मंदी मंदी चल रही होती है और साथ में उसके अंदर थोड़े डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं और आपका जो धुआं होता है वो उसको भी लेफ्ट या राइट अपने साथ में ले जाती है, तो भाई वो चीज़ भी गाइज हमें यहाँ पे दिखाई देती है और यही आपकी विंड रहती है। अब कह रहा है एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इज डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। कि भाई जब आपकी विंड मानो बहुत तेज चल रही होती है तो हम उसके अगेंस्ट भी यहाँ पे नहीं चल पाते। You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day। और आपने इस बात को भी एक्सपीरियंस किया होगा कि भाई जब आपकी हवाएं बहुत तेज चलती हैं तो आप जो अम्ब्रेला लेके जाते हो बारिश से बचने के लिए, आप उसको भी अपने हाथ में अच्छे से नहीं पकड़ पाते, वो भी आपका बार बार उड़ने को हो जाता है। अब कह रहे हैं थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू। आप और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं जब आपके लिए विंड्स ने प्रॉब्लम क्रिएट की हो। विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। और जो आपकी विंड्स होती है ना गाइज, हम उनको 3 टाइप्स के अंदर यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो चलो जानते हैं कौन सी वो टाइप आपकी रहती है। तो सबसे पहले आती है आपकी परमानेंट विंड्स। तो यहाँ पे कह रहा है दी ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज एंड द ईस्टर्लीज आर दी परमानेंट विंड। कि भाई जो आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज होती हैं, ईस्टर्लीज होती हैं, इनको हम कहते हैं आपकी परमानेंट विंड्स। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और ये आपकी सारा साल बहती रहती हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आती हैं गाइज आपकी सीजनल विंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। कि भाई ये जो हवाएं होती हैं आपकी अलग अलग डायरेक्शन के मतलब कि अलग अलग सीजन के अंदर अपने डायरेक्शन को बदल लेती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया, जैसे कि आपने हमारे इंडिया के अंदर मानसून के बारे में भी देखा ही होगा। उसके बाद गाइस बताते हैं आपको लोकल विंड्स के बारे में और कहते हैं दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। भाई जो लोकल विंड्स होती है ना वो आपकी किसी दिन बहती हैं या फिर किसी रोज बहती हैं और या फिर आपके साल में किसी स्पेशल महीने में बहती है, ठीक है। For example, land and sea bridge, do you recall the hot and dry local winds of the northern plains of India is called लू। अब आपको यहाँ पे लू याद आई होगी गाइज, जो हमने आपको आपकी पिछली क्लास में बताई थी और साथ में बताया था कि भाई आपको जो सी ब्रिज बनता है और जो लैंड ब्रिज बनता है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो एक बार आप उन बातों को याद कर लो, आपको काफ़ी हेल्प होगी। बाकी चलो आपको इस डायग्राम की हेल्प से कुछ बातें यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहले जो आपका इक्वेटोरियल के पास जो होता है ना आपका ये वाला जोन, इसको हम कहते हैं यहाँ पे गाइस डोल्ड्रम बोल देते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको लो प्रेशर जोन भी बोल देते हैं। अब आपको पता है जो आपकी हवा होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, तो आपकी हवा यहाँ पे ऐसे जा रही है, देखो आपको यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रखी है, आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। और आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है यहाँ पे और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ये सभी इसके बीच में ही आपका यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आता है गाइज आपका हॉर्स लैटिट्यूड, जिसको हम ट्रॉपिकल हाई प्रेशर भी बोलते हैं। और यहाँ भी आता है आपका हॉर्स लैटिट्यूड, जिसको हम यहाँ पे भी ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब वहाँ से आपकी जो विंड्स जाती हैं वो जाते हैं यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर की तरफ में और यहाँ पे भी सब प्रेशर लो प्रेशर की तरफ में, ठीक है।
तो यहाँ पे यार क्या सीन है कि आपकी जो विंड्स होती है ना, यहाँ पे उनको वेस्टर्लीज बोलते हैं और यहाँ पे भी उनको वेस्टर्लीज ही बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो आपका ऊपर की साइड हम स्टडी करेंगे वही हमें नीचे की साइड में देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइज आपको पता है कि पोल के पास में आपकी ज़्यादा ठंडी होती है तो हाई प्रेशर होना यहाँ पे बनता ही है। तो इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और हाई प्रेशर से कहाँ जाता है, लो प्रेशर। तो आपकी डायरेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे दिखाई दे रही है आपको, और जिस डायरेक्शन से आपकी विंड फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में हमने इनका नाम रख दिया ईस्टर्ली और वेस्टर्ली, ठीक है। ये बात भी यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं और यही आपका कुछ सीन नीचे की साइड में भी रहते हैं, ठीक है। बाकी चलो मेरे ख्याल से आपको डायग्राम क्लियर हो चुका होगा, आप इन डिग्रीज को भी ध्यान में रख सकते हो। हम आगे बात कर लेते हैं, ओके। तो चलो चलते हैं। सो माय फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है साइक्लोन नेचुरल फरे। अब हम साइक्लोन के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ओडिशा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू साइक्लोन्स दैट ओरिजिनेट इन बे ऑफ बंगाल। अब यार यहाँ पे आपको पता है जो हमारा इंडिया है इसके इस साइड में आपका उड़ीसा रहता है जो। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका उड़ीसा रहता है ना वहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल समुंदर भी लगता है। तो यार यहाँ पे आपका जो एरिया रहता है जो समुंदर के आसपास है वहाँ पे आपके साइक्लोन आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो यार इसको हम कह देते हैं साइक्लोन प्रोन एरिया। और कहाँ से आते हैं, आपके इस वाले समुंदर से। इसको हम कहते हैं यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद कहता है ऑन 17th-18th October 1999 cyclone hits 5 districts of a state. Another super cyclones occur on the 29th October 1999, ठीक है गाइज। यहाँ पे कह रहे हैं आप सभी को कि भाई 17 से जो 18 अक्टूबर था यहाँ पे एक साइक्लोन आता है आपका जो यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट्स को इसकी यहाँ पे मतलब कि टकराता है या फिर वहाँ पे डैमेज लेके आता है। उसके बाद 29 को आपका एक सुपर साइक्लोन भी यहाँ पे आ जाता है। तो आप सोचो कितना ज़्यादा डैमेज गाइज यहाँ पे देखने को मिला होगा। दैट डिवास्टेटेड लार्ज पोर्शन ऑफ द स्टेट। द डैमेज कोज वर मेनली ड्यू टू द 3 फैक्टर्स। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो डैमेज यहाँ पे हुआ वो सिर्फ 3 फैक्टर्स के कारण हुआ, ठीक है। वो कौन से फैक्टर थे, एक तो थी आपकी विंड की वेलोसिटी, यानी कि जो आपकी हवाएं चल रही थी बहुत तेज थी। उसके बाद गाइस दूसरा कारण था आपका रेन यानी कि बारिश, और तीसरा कारण था आपका टाइडल सर्ज यानी कि जो लहरों के साथ आ रहा था ना आपको साइक्लोन। तो यार वो चीज़ें भी तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी ना। अब कहते हैं दी विंड ऑफ अप टू 260 किलोमीटर पर हावर लास्टेड फॉर ओवर 36 हावर। कि भाई यहाँ पे 260 किलोमीटर की स्पीड से जो आपकी हवाएं रहीं वो 36 घंटे यहाँ पे चली। तो आप सोचो कितना बड़ा उन्होंने डैमेज पहुंचाया होगा। अब कह रहे हैं दीज हाई वेलोसिटी विंड्स uprooted trees and damaged the कच्चा houses, rooftops of the several industry sheds and other houses were also blown away। अब यहाँ पे आप सभी को कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे हवा की इतनी तेज़ थी ना उसने बहुत सारे पेड़ों को तो उखाड़ दिया, साथ में यार जो कच्चे घर थे उनकी छतों को उड़ा के ले गया, और जो भाई इंडस्ट्री थी उनके जो शेड होते हैं उनको उड़ा के ले गया, और भाई और भी बहुत सारे ऐसे घर थे जो पुराने हो चुके थे तो उनकी भी छतों को उड़ा के ले गया, ठीक है। पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन्स स्नैप्ड कम्प्लीटली। और जो यहाँ पे आपकी बिजली पहुँचाने के लिए लाइनें थी, और भाई जो आपकी यहाँ पे आपको पता होगा कि हम कनेक्शन करते हैं मोबाइल पे, तो आजकल तो नहीं करते लेकिन पहले करते थे। तो भाई जो टावर वगैरह थे सारी चीज़ें वहाँ पे उखाड़ के बिल्कुल फेंक दी। हैवी रेन ओकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन फॉर 3 days कॉन्टीन्यूसली। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई साइक्लोन की वजह से वहाँ पे 3 दिन लगातार बहुत तेज बारिश हुई। अब कह रहे हैं दीज रेन्स लेड टू दी फ्लडिंग इन दी मेजर रिवर्स ऑफ द उड़ीसा। और उसकी वजह से भाई बहुत सारी नदियों में वहाँ पे बाढ़ आने भी स्टार्ट हो गई। अब कह रहा है दी साइक्लोनिक विंड caused tidal waves that swept 20 किलोमीटर inland and brought massive destruction to the coastal areas। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो वहाँ का कोस्टल एरिया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हमें देखने को मिला और साइक्लोन ने पूरी तबाही मचा दी। अब कह रहे हैं दी 7 to 10 मीटर टाइडल वेव्स इंट्रोड्यूस सडनली एंड कोज मैसिव डैमेज टू दी स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स। और वहाँ पे जो लोगों ने फसलें उगा रखी थी किसानों ने वो सारी फसलें भी वहाँ पे तहस नहस कर दी, ठीक है। अब कह रहे हैं दी साइक्लोन ओरिजिनेटेड एज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड नियर द ईस्ट पोर्ट ऑफ द ब्लेयर ऑन 25 October 9 and gradually moved in northernward directions in the intensified into a super cyclone and hit the area between the इरसामा एंड दी बाइकुदा इन दी उड़ीसा। अब गाइज यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये साइक्लोन था ना ये आपका स्टार्ट हुआ था यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड से, और बाद में आपका यहाँ पे उड़ीसा के अंदर वो आके रुका, ठीक है। और यहाँ तक आते आते वो आपका सुपर साइक्लोन बन चुका था। अब कहते हैं कि उड़ीसा ऑन The super cyclone swept the entire coast of Odisha, including the cities of the Bhubaneswar and the Kotak, and 28 coastal
coastal towns. About 30 million people were affected. A large number of livestock were killed. अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट हुए, साथ में जो पूरी कोस्ट थी उसको तबाह करके रख दिया इसने. स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पैडी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर हैवीली डैमेज. और जो जो लोगों ने फसलें वहाँ पे उगाई थी सारी की सारी वो फसलें मर चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल. ठीक है. ड्यू टू द सैलिनेशन कोस्ड बाय द टाइडल सर्ज, large tracts of agriculture land have turned infertile. Large tract of salt, teak and bamboo plantations have disappeared. The mangrove forest between the Paradeep and the Konark vanished. और जो यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट थे आपकी वो भी वैनिश हो चली थी बिल्कुल. और जो जो लोगों ने फसलें उगाई थी सारी फसलें वो जा चुकी थी. और यहाँ पे बता रहा है कि जो आपकी सारी ज़मीन थी फिर वो भी बाद में आपकी इनफर्टाइल होगी, यानी कि उस पर फिर खेती कर पाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है जब आपकी कोई बाढ़ वगैरह कहीं आ जाती है तो. ठीक है. उसके बाद ये आपको पिक्चर शो कर रखी है कि भाई जो आपका साइक्लोन था उसने कैसी तबाही वहाँ पे मचाई थी. ठीक है. तो चलो गाइज अब आपको आगे बताते हैं मॉइस्चर के बारे में. अब साइक्लोन के बारे में तो जान चुके हैं, बाकी अगर आपको पता करने कि साइक्लोन कैसे बनता है कैसे चलता है तो आप उसके लिए 6th क्लास की हमारी वीडियोस को देखिए, वहाँ पे हमने इस बात को क्लियर कर रखा है, पूरा डिटेल में समझाया है. ठीक है. यहाँ पे कहता है व्हेन वाटर एवापोरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकेम वाटर वेपर. कि भाई जो आपका वाटर होता है ना, जब आपकी किसी वाटर बॉडी से या फिर किसी दूसरी बॉडी से वो भाप बन के उड़ता है तो हम उसको कह देते हैं वाटर वेपर. ठीक है. मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी. और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो भी आपका मॉइस्चर रहता है, यानी कि आपकी जो पानी की भाप रहती है या फिर पानी की मात्रा रहती है आपकी हवा के अंदर, उसको यार हम कह देते हैं यहाँ पे ह्यूमिडिटी और नमी. When the air is full of water vapor we call it a humid day. और अगर मानो किसी दिन आपकी जो हवा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाती है तो हम उसको कह देते हैं humid day. ओके. अब कह रहा है एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज एंड सो इट बिकेम मोर एंड मोर ह्यूमिड. और यहाँ पे कह रहा है कि भाई जैसे जैसे जो आपकी हवा होती है वो गर्म हो जाती है तो जो उसकी कैपेसिटी होती है ना पानी की वेपर्स को होल्ड कर पाने की वो बढ़ जाती है और भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ह्यूमिडिटी अपने अंदर कंटेन कर पाती है. ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर डे टू ड्राई एंड स्वेट from our bodies does not evaporate easily making us feel very uncomfortable. और यहाँ पे बता रहा है आप सभी को कि भाई जिस दिन भाई आपका ऐसा ह्यूमिड डे होता है ना उस दिन जो हमारे कपड़े हम बाहर सूखने के लिए डालते हैं वो भी जल्दी नहीं सूख पाते और जो हमारी बॉडी पे पसीना वगैरह आता है तो वो भी जल्दी आपका एवापोरेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यार हमें अनकम्फर्टेबल यहाँ पे फील होता है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे शो कर रहे हैं आपको ये आपकी कोल्ड एयर हो गई, ये हो गई आपकी वार्म एयर. जो आपकी गर्म हवा है वो ऊपर की साइड में जा रही है और जो ठंडी है वो नीचे आ रही है. ठीक है. तो ऐसी कुछ चीज़ आपको शो करे. बाकी चलो यार अब आपको आगे बताते हैं और आगे समझ. गाइज इसको बोलते हैं हम रिलीफ ओरोग्राफिक रेनफॉल. इस टाइप की जो आपकी होती है, यानी कि किसी पहाड़ आ गया, कोई माउंटेन आ गया, उसकी वजह से जो आपकी हवा थी वो ऊपर की साइड में गई, फिर ऊपर की साइड में जाकर उसने आपकी बारिश कर दी. ठीक है. उसके बाद जो गाइज आपकी ये वाली आती है इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल. इसमें क्या होता है कि भाई जो आपकी गर्म हवा होती है वो ऊपर की साइड में जाती है और फिर आपकी बारिश हो जाती है. ठीक है. उसके बाद चलो यार हमने टाइप्स तो जान लें पिक्चर्स की हेल्प से कि भाई आपकी जो रेनफॉल होती है वो कैसे कैसे होती है. अब आपको बताते हैं व्हेन दी वाटर वेपर राइजेज इट स्टार्ट कूलिंग. कि भाई जैसे जैसे आपका जो पानी की भाप बनी है वाटर वेपर है वो ऊपर की साइड में जाएगा तो वो आपका ठंडा होता चला जाएगा. ठीक है. The water vapor condense causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water became too heavy to float in air, then they come down as a precipitation. और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई क्या होता है बेसिकली जैसे जैसे आपका जो पानी भाप बन के ऊपर की साइड में जाता है तो वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसकी पानी की बूंदें बन जाती हैं. जो पानी की बूंदें बनती हैं वो बहुत सारी बूंदों को मिला के आपका एक बादल बन जाता है और जो आपका बादल बहुत बड़ा बन जाता है उसकी कैपेसिटी नहीं बचती और पानी को होल्ड करने की, तो फिर आपकी प्रेसिपिटेशन होती है यानी कि बारिश होती है. ठीक है. तो चलो यार अब आपको बताते हैं जेट प्लेन्स के बारे में. तो यहाँ पे बता रखा है कि jet planes flying in the sky leave a white trail behind them. The moisture from their engine condenses. We see trails of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आपने देखा होगा बहुत बार जो आपकी एरोप्लेन्स होती हैं इस टाइप के जो वो आसमान से जाते हैं तो अपने पीछे आप वाइट ऐसे 2 लाइनें छोड़ जाते हैं. ठीक है. अगर वहाँ पे हवा तेज नहीं चल रही होगी तो वो लाइनें बहुत टाइम तक रह जाती हैं, लेकिन अगर हवा तेज चल रही है तो वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं. ठीक है. अब यहाँ पे बता रहे हैं प्रेसिपिटेशन दैट कम डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड एज रेन. और भाई जो आपकी बारिश यहाँ पे ऊपर से गिरती है नीचे हम उसको कह देते हैं पानी को रेन यानी कि बारिश. द ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम रेन वाटर
Plant helps preserve water when trees on hillsides are cut. Rainwater flow down to the bare mountain and can cause flooding to the low-lying areas. और भाई जो आपके पहाड़ों के ऊपर पेड़ होते हैं बहुत बार जब हम उनको काट देते हैं ना तो वहाँ पे पानी आपका होल्ड नहीं हो पाता और फटाफट से पानी नीचे आता है जिसकी वजह से आपकी बाढ़ वगैरह भी आ जाती है. ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल कि अगर आपको हम मैकेनिज्म के बेस पे बताएं तो यहाँ पे आपकी 3 टाइप की बारिश होती है. द कन्वेंशनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल की एक तो होती है आपकी यहाँ पे ओरोग्राफिक, एक होती है आपकी कन्वेंशनल, एक होती है साइक्लोनिक रेनफॉल. ठीक है. रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कि भाई जो बारिश होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है सभी जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए. ठीक है. It bring fresh water to the earth's surface. Its rainfall is less, very water scanty and drought occur. On the other hand, it is more flood take place. और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अगर आपकी बारिश नहीं होगी तो उसकी वजह से आपका सूखा पड़ जाएगा, बिल्कुल पानी की आपकी कमी हो जाएगी. अब डू यू नो के अंदर बताता है अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस आर स्नो, स्लीट और हेल कि भाई आपकी जो बारिश होती है उसकी और फॉर्म्स भी रहते हैं. जैसे देखा होगा बहुत बार आपकी बर्फ़ ही गिरती है ऊपर से, स्नोफॉल उसको हम कह देते हैं, आपका हेल भी गिरता है. ठीक है. तो ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बाकी आपके टाइप हैं जैसे कि ये तो हो गया गाइज मैंने आपको बताया था कन्वेंशनल, फिर ये हो गया आपका ओरोग्राफिक और ये हो गई आपकी साइक्लोनिक बारिश. ठीक है. तो इसी के साथ यार हमारा चैप्टर यहाँ पे गाइज एंड हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी. तो तब तक के लिए आप एक्सरसाइज क्वेश्चन को ट्राई कीजिए. जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है गाइज तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में. आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी. तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय.